हेलो दोस्तों, डीके सर जीके हब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम इतिहास की क्लासेस हमने शुरू कर रखी हैं और हम हर एक टॉपिक के एमसीक्यू पढ़ते हैं। हमने पीछे भी किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। हम ऐसे जो है प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू करते रहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वेद के बारे में पढ़ना हमने, वेद से पहले की संस्कृति और वेद के बाद की संस्कृति। वेदों के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेद होते क्या हैं। हम जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनों से रिलेटेड साथ साथ और भी क्वेश्चन करते हैं, उनको भी आपने राइट कर लेना है, लिख लेना है। आपके क्वेश्चन वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको साथ के साथ लिखते रहना। मैं यहाँ साथ के साथ बहुत से क्वेश्चन आपको बताता भी हूँ, वो आपने नोट्स बना लेने हैं। और यहाँ साथ के साथ हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वेदों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान मिले। और वेदों को जो है एक श्रुति के अनुसार, मतलब श्रवण यानी कि जिसको गाया जा सकता है, मंत्रों को हम सुन भी सकते हैं, उसको श्रुति भी कहा जाता है। वेद जो है 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद हैं हमारे। जो सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। उसी के आधार से आगे जो वेद बनाए गए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर इसका बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? एक तो वैदिक संस्कृति, उत्तर यानी कि उसके बाद की जो संस्कृति है वो काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इनमें से कोई नहीं, ये आपने आंसर बताना है। तो उत्तर वैदिक काल कब रहा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो है सबसे पहले भारत में आर्य ही आए थे, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर पूछा है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा, आपने ध्यान रखना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो वो संस्कृत भी बोलते थे आर्य, घुड़सवारी भी करते थे, झुंडों में आके भारत वो पहुँचे थे। तो इसका जो है गलत कौन सा इनमें? वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे।
नगरों में निवास वो नहीं करते थे, ये हमारा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों का, जो वैदिक काल के लोग थे वो किस फसल के बारे में इनमें से नहीं जानते थे? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो वो तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, तंबाकू के बारे में उनको नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ए ऑप्शन है इसका यजमान, नंबर बी है श्रमण, नंबर सी है अर्थवर्ण और नंबर डी है श्रेष्ठीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, उनको जाना जाता था श्रमण नाम से। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, जो वैदिक गणित था उसका महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, सुलभ सूत्र और छंदोग्य उपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र। और सुलभ सूत्र किससे रिलेटेड था? ज्यामिति से, ज्यामितीय गणित से रिलेटेड था सुलभ सूत्र, और ये वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन यानी कि पुराने समय की जो वैदिक युग था वो किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में या फिर सामवेद में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से ही हमें प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में पता लगता है। जो अन्य वेद बनाए गए हैं 3, वो भी ऋग्वेद से ही बनाए गए हैं। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ऋग्वेद में क्या क्या है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऋग्वेद से रिलेटेड बनने हैं, हम उनको साथ के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो ऋग्वेद है इसकी रचना मानी जाती है कि वो है ऋक से हुई है। ऋक, जो ऋग्वेद नाम आया है वो ऋक धातु से आया है। तो इसका अर्थ हो गया कि छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र, जो ऋग्वेद के अंदर मंत्र हैं वो अच्छी प्रकार से छंद और चरणों से अच्छी प्रकार से मतलब युक्त करके बनाए गए मंत्र हैं। और वो मंत्रों की संख्या भी आपसे कई बार पूछा जाता है, उनको ऋचाएँ बोलते हैं, ऋचाएँ, मंत्रों को ऋचाओं बोलते हैं, ऋचाएँ बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10,600, ये क्वेश्चन बहुत बार ही आया है। 10,600 के लगभग ऋग्वेद के अंदर ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। जब भी हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो देवी देवताओं की स्तुति के लिए जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और उनको जो बोलता है, उनको बोलने वाले को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको बोलते हैं होत्री। होत्री बोलते हैं या फिर बोलते हैं होता। ये ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। जो ऋग्वेद की जो संहिताएं हैं, उन संहिताओं हैं, उनको इकट्ठा किया गया है, उसका जो नाम है उसका नाम है शाक्ल संहिता। क्या नाम है? शाक्ल संहिता। जो इसकी रचनाएं है, जिसमें इसका संकलन हुआ है, उसका यदि नाम पूछ लिया तो उसके बोलेंगे शाक्ल संहिता। ये भी आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद पूरा जो ऋग्वेद है उसके अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और 1028 उसके अंदर सूक्त हैं। ऋग्वेद के अंदर 250 ऐसी ऋचाएँ हैं जो इंद्र
इंद्रदेव को समर्पित हैं। कितनी हैं? इंद्रदेव को समर्पित हैं 250। और अग्निदेव को समर्पित हैं 200। ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ऋग्वेद के 10 जो मंडल हैं, 10 जो भाग हैं, 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में से 2 से लेकर 7 तक, दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक जो हैं, इनको बोलते हैं प्रमाणिक, यानी कि इनके ठोस प्रमाण के आधार पर इनको लिखा गया है, ठोस प्रमाण है इनके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रमाणिक। या फिर इनके अन्य नाम भी है वंश मंडल, और दूसरा नाम है या फिर इनको बोलते हैं गोत्र मंडल। ये भी ध्यान रखना आपने। 2 से जो 7 है, पूछ लेगा आपसे कि जो 2 से 7 हैं मंडल ऋग्वेद के, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद आपने 1-2 बात और इसके अंदर ध्यान रखनी है, जो है गायत्री मंत्र के बारे में भी कई बार पूछा, क्वेश्चन आया है कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल के अंदर है, 3rd के अंदर। और ये किसने? विश्वामित्र के द्वारा इसको रचा गया था। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें किसका उल्लेख मिलता है? उसमें सोम देवता, यानी कि सोम का उल्लेख, या सोम देवता का, या सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। और ऋग्वेद के अंदर जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया था, और उस 10वें मंडल में जो है, 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। कौन से मंडल में है? पूछ लेंगे कि जो शूद्रों का उल्लेख है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? वो है 10वें मंडल में। और उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उनको अन्य पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। पुरुष सूक्त। और जो वेदों की रचना मानी जाती है कि वो देवी देवताओं के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, ये ऋग्वेद के बारे में था। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, तो आपने क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। तो आगे क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सही क्रम हमने बताना है। ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, आरण्यक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, और फिर उसके बाद लिखे गए उपनिषद, उपनिषद लिखे गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब आ गया, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आपने बतानी है। तो मैंने शुरुआत में भी बताया था, वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन है इसके अंदर ऋग्वेद। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या फिर वेद त्रि कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो अथर्ववेद है
वो सबसे बाद में बना है, चौथे नंबर का है। तो वेद त्री या फिर त्री के नाम से इन तीनों वेदों को ही जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से, कठ उपनिषद से, ईश उपनिषद से और बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इसका करेक्ट आंसर, तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यायाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जो इस वेद के अंदर है, इसका साम का अर्थ ही होता है संगीत या फिर गान, संगीत या फिर गान, इनमें से भी आपको ऑप्शन में एक मिल सकता है। और जो इसके अंदर जो मंत्र हैं वो यज्ञों के अवसर पर गाए जाते हैं। गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सामवेद के अंदर है, और उनको जो गाता है उसका बोलते हैं उद्गाता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है काफ़ी बार। सामवेद की जो ऋचाएं हैं उनको गाने वाले को क्या बोला जाता है? उद्गाता, उद्गाता उसको बोला जाता है। और जो सामवेद हैं इसके दो भाग हैं, वो भी आपने ध्यान रखने हैं। एक है आर्त्रिक आर्चिक और दूसरा है गान, ये दो इसके भाग हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखने हैं। और जो सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वेद व्यास के शिष्य थे, मतलब ये पूछ लिया जाएगा सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे, तो वो थे वेद व्यास के शिष्य जैमिनी, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी इसके प्रथम दृष्टा थे। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी आपने साथ के साथ ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सामवेद के अंदर ऋचाएं पूछ लिया, जैसे ऋग्वेद के अंदर थी 10,600 के लगभग, तो सामवेद के अंदर कितनी है? 1549, जिनमें से 78 ही नई हैं, मतलब न्यू हैं। बाकी को किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। जो मंत्र हैं सामवेद के अंदर कितने हैं? 15। सामवेद के अंदर जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 1549 हैं। उनमें से 78 नए हैं, बाकी को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है, भारतीय संगीत का जो जनक कौन सा वेद है? सामवेद। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो इसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 15 का प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनु। क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, जिससे हमें कृष्ण भक्ति के बारे में पता लगता है? महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए जल्दी से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीमद् भगवत गीता। इसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका क्या आंसर रहेगा? गोधन। 17 का ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र शब्द मैंने बताया था कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में को जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त, और उसके अंदर ही शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया था। तो वो मंडल कौन सा है? 10वां। तो आप जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई भी एग्जाम होगा, यदि ऋग्वेद या वेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनसे बार क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत करना, इसको पूरी की पूरी आपने देखना है, क्योंकि मैंने साथ की साथ और भी क्वेश्चन बताए। इन क्वेश्चनों से अलग आपको और भी क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हो गया हमारा 18 का डी। 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या फिर 21? तो पुराणों की संख्या 18 है, 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या फिर त्रिमूर्ति की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वो प्रकृति की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम देवता के लिए? तो ये मैंने आपको बताया था कि इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद के अंदर? 250। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र गणित की ही, यानी कि वैदिक गणित का ही एक अंग है सुलभ सूत्र। लेकिन ये रिलेटेड किससे है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल से। सुलभ सूत्र ज्यामिति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना है हमने। इसका है अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आया है कि अस्तोमा सगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सोमवेद से, अर्थवेद से? ये कहाँ से लिया गया है ये आपने बताना है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से वो ऑप्शन नहीं है, ये वेद ही दे दिए। वेद के हिसाब से तो ये ऋग्वेद से होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा उपनिषद से। ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ये जो श्लोक हैं वेदों की दृष्टि से ऋग्वेद से है, तो इसका आंसर वैसे वेदों के हिसाब से वो ऋग्वेद होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर वो बसे थे? सामा तट में या फिर प्राग ज्योतिष में या पंजाब में या पांचाल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में आकर वो बसे थे। अब हमने करना है सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन का आपको पता लग जाएगा। एक साइड दिए हैं वेद, एक साइड दिए हैं जो उनका उच्चारण करता है। ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाओं का उच्चारण करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको बोलते हैं होता या होत्री। तो इसका हो जाएगा ए। यजुर्वेद में जो है उसको बोलते हैं अद्वुर्यु, इसका भी बी हो जाएगा। सामवेद में जो है उद्गाता या उद्गात्री, इसका सी हो जाएगा। अर्थवेद में ब्रहा या ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा 1 2 3 4 सेम ही है, ए। अब क्वेश्चन नंबर 26 आगे देख लेते हैं। वेदों को
अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, पुरुषों द्वारा की गई है, वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा वेदों की रचना किसने की है? देवताओं के द्वारा की गई मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ए। अब 27 पे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक इसमें पूछ लिया कौन है? कपिल, अक्षपाद गौतम, उल्लूक कणद या फिर पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उल्लूक कणद। 27 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जैमिनी, बदरायण, कपिल या फिर गौतम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जैमिनी ए। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। वेदांत या उत्तर मीमांसा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अब इसका जैमिनी, बदरायण, बुध या फिर महावीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर प्रोशिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 तक का। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 33 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की जो है अवधारणा ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, धर्म शास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा मतलब किसी को टच नहीं कर सकते थे। जो निम्न कास्ट के लोग थे वो जो उच्च कास्ट के लोगों को छू नहीं सकते थे। तो ऐसा किस में? जब धर्म की जो भावना चली हुई थी उससे रिलेटेड था। तो धर्मशास्त्र के काल में इसका आंसर जो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बागजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 35 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। और कौन से मंडल में है? ये 3रे मंडल में है। और लिखा किसने इसको? विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए। मंडल कौन सा है? 3rd। ऋग्वेद के 3रे मंडल के अंदर है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? अब ये आपने ध्यान रखना है। न्याय दर्शन को चवारक ने, गौतम ने, कपिल ने या फिर जामिनी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अब क्वेश्चन नंबर 38। भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से क्या जाने जाते थे भारत के अंदर प्राचीन समय में? स्वर्णभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। जो निष्क से जाने जाते थे
वो थे स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के आभूषण। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग का तो आपको पता ही होगा कौन है, पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन से रिलेटेड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। किससे रिलेटेड हैं? दर्शन पर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इसमें मिलान करना है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर क्या है? स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, तो इसका हो जाएगा पहले का 4। यजुर्वेद के अंदर क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड, ये कर्मकांड से रिलेटेड है। मतलब यजुर्वेद को ध्यान रखना है आपको, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भागों में इसको गाया भी जा सकता है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। और इसमें जो भी मंत्र होंगे वो युद्ध जो आप यज्ञ करवा रहे हैं उसको संपन्न करवाने के लिए इसके अंदर मंत्रों का जाप किया जाता है। तो यजुर्वेद के अंदर ऐसे मंत्र हैं जिसे यज्ञों को संपन्न कराया जाता है। और इसका जो है गद्य और पद्य दोनों भागों में है ये। आ गया सामवेद। अब सामवेद का आपका पता ही है, ये संगीत से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा 1। और अर्थवेद बचा, तो अर्थवेद के अंदर क्या था? तंत्र मंत्र और वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अविश्वास, जो कुछ भी है वो सभी अर्थवेद के अंदर आते हैं। काला जादू वगैरह जो भी करते हैं तो वो अर्थवेद के अंदर आते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद है अर्थवेद, बना ये ऋग्वेद से। इसके अंदर जो ऋचाएँ हैं वो मोस्टली ऋग्वेद के अंदर से ही ली गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 4 फिर 2 फिर 1 और फिर 3, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो आरंभ के वेद साहित्य है उसमें कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, सबसे ज़्यादा नदी के बारे में बताया गया, वो है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 43 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, केकय के। कहाँ के शासक थे? केकय के। क्वेश्चन नंबर 40, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो काबुल आपको पता होना चाहिए, काबुल कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में, जहाँ पर बाबर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतर्जी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्जी खेड़ा, 47 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जो ऋग्वेद से बनाया गया है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सामवेद। सामवेद के अंदर कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 1549, जिसमें से नई सिर्फ 78 हैं, बाकी कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। तो ये किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे है।
और इसके अंदर वो ऋचाएँ जो मंत्र हैं वो कैसे हैं, जिनको गाया जा सकता है। भारतीय संगीत का जनक है ये। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद? तो प्रस्थान त्रय में भागवत शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से या फिर वेदांत से या फिर वैशेषिक से? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मीमांसा से। अब चलते हैं वही सुमेलित करने आपने। क्वेश्चन नंबर 51। अर्थवेद के अंदर क्या बताया गया है? तो अर्थवेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है, तो पहले का हो जाएगा 3। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद के अंदर ईश्वर की महिमा की गई है। यजुर्वेद में किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था आपको कर्मकांड से संबंधित है, यानी कि बलिदान से संबंधित है। और सोमवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 3, दूसरे का 1, फिर तीसरे का 2 और चौथे का 4, तो 51 का हो जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी, यज्ञ से रिलेटेड जो विधि विधान है, तो मैंने बताया था आपको यज्ञ के अंदर यज्ञों को जो मंत्र संपन्न कराने के लिए बोले जाते हैं, कौन से वेद में है वो? कर्मकांड के नाम से भी जिसको जाना जाता है वो है यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अब वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन जो सभा थी इसको क्या बोला जाता था? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या फिर वंशानुगत राजतंत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गणतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो मैंने बताया था आपको, तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या फिर योग? तो सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा इसका? सांख्य दर्शन। और किसके द्वारा प्रतिपादित है? कपिल मुनि के द्वारा। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? वैदिक युग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, पोट्री, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लुहार या लुहारगिरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये उपवेद हैं, वेदों से आगे रिलेटेड क्या है? उपवेद। जो आयुर्वेद किससे बना है? ये बना है आपका ऋग्वेद से। धनुर्वेद किससे बना है? ये यजुर्वेद से। गंधर्ववेद किससे बना है? सामवेद से। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र किससे बना है? अर्थवेद से। तो ये आयुर्वेद आपका ऋग्वेद से बना है, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, शिल्पवेद अर्थवेद या अर्थवेद से ही बना अर्थशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सेम टू सेम। तो आज की वीडियो में भी हमने लगभग 100 के करीब क्वेश्चन किए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना
हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको MCQ कराएंगे और आपने इनको ध्यान से पढ़ना है। एक टॉपिक पे 100 या 120 क्वेश्चन होंगे, 150 तक तो हद से ज़्यादा 120 ही होंगे मोस्टली। तो उस टॉपिक से बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं साथ के साथ बताता रहता हूँ, जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सभी थोड़ी पूछे जाते हैं। कोई जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है उसी को ही मोस्टली पूछते हैं। तो आपने वो ध्यान रखने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।